लो भाई, आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। हाँ पिताजी, पूरे 5 साल इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। पर मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आती। क्या पिताजी? शहर में अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली और आ गए गांव में ढाबा खोलने। पिताजी, अपना काम तो अपना ही होता है ना। अरे ढाबा तो उस रतन सिंह का भी है, कोई डिग्री नहीं है उसके पास, फिर भी बोरे भर के नोट छाप रहा है। वो नोट नहीं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है पिताजी। मजबूरी? हाँ, क्योंकि आज तक गांव में उसके अलावा कोई दूसरा अच्छा ढाबा खुला ही नहीं। खुला तो था बेटा, सालों पहले मोहन का ढाबा हुआ करता था यहाँ, पर खैर छोड़ो उस बात को। महाराज, मृत्यु लोक में उसी स्थान पर आज एक नया ढाबा खुला है। जहां कभी हमारे सीधे साधे मोहन का ढाबा हुआ करता था। जी महाराज, और इस बालक का सीधा मुकाबला उसी पापी रतन सिंह से होगा जिसने मोहन को बर्बाद किया था। इस बालक की नीयत तो साफ है चित्रगुप्त, लेकिन इसे व्यापार की समझ नहीं है। ये सफर इसके लिए आसान नहीं होगा। देखते हैं ये क्या करता है। जो भी हो पिताजी, उस रतन सिंह का खाना एकदम बकवास और तेल से भरा होता है। अच्छा, तो तुम कौन सा अमृत खिलाने वाले हो लोगों को? मैं तो एकदम पौष्टिक खाना दूंगा पिताजी, जैसे ग्रिल्ड कॉटेज चीज हैं, लेंटिल्स और हर्ब स्पिनच। अरे ओ अंग्रेज, रुक जा भाई। क्या हुआ? ये गांव है, यहाँ ये विदेशी नाम किसी के पल्ले नहीं पड़ेंगे। सीधी हिंदी में बता, क्या खिलाएगा? अरे मेरा मतलब है बिना तेल वाली दाल, उबला हुआ पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां। हे भगवान, उबला हुआ पनीर? बेटा गांव वाले मजदूर हैं, अस्पताल के मरीज नहीं जो ये फीका खाना खाएंगे। आप देखते जाइए पिताजी, सब यही खाएंगे। चलो ठीक है, भगवान करे तुम्हारा काम खूब तरक्की करे। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रोहन का नया ढाबा अंदर से चकाचक और एकदम साफ सुथरा था। गांव वालों ने ऐसा ढाबा पहले कभी नहीं देखा था। उद्घाटन के तुरंत बाद कुछ गांव वाले बड़ी उम्मीद से खाना खाने अंदर आए, पर जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, थू, अरे भाई ये क्या है? पानी है भाई। अरे ओ ढाबे वाले भैया, जरा दौड़ के इधर आना। जी काका, बताइए कैसा लगा खाना? स्वाद आया? स्वाद? बेटा ये कोई विलायती घास फूस है क्या? घास फूस? अरे नहीं काका, ये तो अपनी उड़द की दाल है। उड़द की दाल? तू मजाक कर रहा है लल्ला? मजाक क्यों करूंगा काका? तो फिर इसमें ना नमक का आता है ना मिर्च का पता है, और तेल तो जैसे इस दाल ने देखा ही नहीं। वही तो मेरी खासियत है काका, मैंने इसे बिना तेल के बस थोड़े से जीरे में पकाया है। अरे पर क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, एकदम पौष्टिक। महाराज, ये बालक तो पहले ही दिन अपने ग्राहकों को भगा रहा है। समस्या इसके भोजन में नहीं चित्रगुप्त, इसके ज्ञान में है। ज्ञान में? हाँ, जो भोजन शहर के वातानुकूलित कमरों में बैठने वालों के लिए पौष्टिक है, वो चिलचिलाती धूप में फावड़ा चलाने वाले मजदूरों का पेट कैसे भर सकता है? सत्य कहा महाराज, पर यदि ऐसा ही रहा तो इसका ढाबा तो कल ही बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा। जब नीयत साफ हो तो रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई आ ही जाता है। बस प्रतीक्षा करो। पौष्टिक की बात मत कर बेटा, दिन भर खेतों में पसीना बहाते हैं हम। तो काका, सेहत भी तो। सेहत ठीक करने के लिए हम अस्पताल जाएंगे लल्ला, ढाबे पे नहीं। पर काका, चल भाई यहाँ से, पैसे बर्बाद हैं यहाँ तो। राम राम। गांव वाले मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। रोहन की पौष्टिक खाने वाली तरकीब पहले ही दिन बुरी तरह फ्लॉप हो गई और वो मायूस होकर खाली कुर्सियों को देखता रह गया। गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी थी और ये खबर उस इंसान के कानों तक भी पहुंच गई जिसका सालों से इस गांव के ढाबों पर एक छत्र राज था, रतन सिंह। अरे ओ बल्लू। जी बापू।
ये क्या हवा उड़ रही है गांव में? सुना है चौपाल के पास किसी लौंडे ने नया ढाबा खोल लिया है। हाँ बापू, वो अपने प्रधान जी का लड़का है ना, रोहन, शहर से पढ़ के आया है। शहर की पढ़ाई और गांव का ढाबा। चल जरा शाम को मुआयना करके आते हैं, देखते हैं छोरा कितने पानी में है। जी बापू, चलिए। दोपहर हो चुकी थी। सुबह के उन 2 ग्राहकों के बाद रतन सिंह और उसका बेटा बल्लू सीना चौड़ा किए वहां आते हैं। अरे वाह, ढाबा तो बड़ा चकाचक बनाया है भाई। नमस्ते रतन काका, आइए बैठिए। बैठने तो तेरे ग्राहक भी नहीं आ रहे नौजवान। बधाई हो नए ढाबे के लिए, पर पहले ही दिन तुम्हारी दुकान पर तो सिर्फ मक्खियां भिन भिना रही हैं। वो काका, अभी नई शुरुआत है ना। नई शुरुआत? हाँ, अभी लोगों को मेरे पौष्टिक खाने की आदत नहीं है। कुछ दिन में लोग आने लगेंगे। लोग? अरे बापू, मैंने सुना है इसने आज सुबह उड़द की दाल में पानी मिलाकर पिलाया है लोगों को। लोग ढाबे पर आएंगे या अस्पताल जाएंगे? रतन सिंह अपना हाथ उठाकर बल्लू को चुप कराता है और रोहन के एकदम करीब जाता है। बेटा जी, इस गांव की जमीन बहुत कठोर है। हमने यहाँ बहुत से पौधों को उगते और रातों रात सूखते देखा है। मतलब ये कि आंधियों से जरा बचकर रहना लल्ला, वरना जड़ों से उखड़ जाओगे। महाराज, इस पापी का अहंकार तो देखिए। ये तो खुलेआम इस मासूम बालक को धमकी दे रहा है। अहंकार इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है चित्रगुप्त। ये भूल गया है कि जो बीज मिट्टी में गहराई तक दब जाते हैं वही बड़े होकर बरगद का पेड़ बनते हैं। पर महाराज, रतन सिंह तो इसे उखाड़ फेंकने की योजना बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने मोहन के साथ किया था। इतिहास खुद को दोहराता है चित्रगुप्त, लेकिन इस बार अंजाम कुछ और होगा। बापू, ये पौधा तो हवा के पहले झोंके में ही जमीन पर गिर जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, नया नया है। जब धक्के खाएगा तो खुद ही ढाबे पर ताला लगाकर शहर वापस भाग जाएगा। चलें बल्लू? जी बापू। रतन सिंह भारी धमकियों के साथ वहां से निकल गया। रतन सिंह के जाने के बाद रोहन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन तभी उसके ढाबे के बाहर कुछ गरीब और थके हारे मजदूर आकर रुक गए। बाबूजी। जी काका, बताइए। सुबह से खेतों में काम कर रहे हैं बेटा, पेट पीठ से चिपक गया है। तुम्हारे पास खाने को कुछ मिल जाएगा क्या? अरे काका, पूछ क्यों रहे हैं? आइए ना, अंदर आकर बैठिए। पर बाबूजी, हमारे कपड़े गंदे हैं, हम बाहर ही बैठ जाते हैं। सभी मजदूर संकोच के मारे ढाबे के बाहर ही जमीन पर बैठने लगते हैं। अरे काका, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उठिए यहां से। क्या हुआ लल्ला? ये ढाबा आपका ही है काका। आप लोग अंदर चलिए और कुर्सियों पर बैठिए, मैं अभी खाना लाता हूं। रोहन ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर बिठाया और पेट भरकर खाना खिलाया। उन मजदूरों ने कभी किसी ढाबे पर इतनी इज्जत से खाना नहीं खाया था। भगवान तेरा भंडार हमेशा भरा रखे लल्ला। हाँ भैया, जुग जुग जियो। तुमने आज भूखों को इज्जत से खाना खिलाया है। धन्यवाद काका। अद्भुत महाराज, इस बालक का व्यापार चाहे ना चला हो, परंतु इसने आज धर्म का मार्ग चुना है। भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सत्य कहा चित्रगुप्त। जो दूसरों की भूख मिटाता है, ईश्वर उसके भंडार कभी खाली नहीं रखता। रात को घर लौटकर रोहन ने अपनी माँ को रतन सिंह की धमकियों के बारे में बताया। बेटा, तू घबरा मत। वो रतन सिंह इसलिए ताने मार रहा है क्योंकि उसे तेरे जैसे पढ़े लिखे लड़के से अपने ढाबे के बंद होने का डर सता रहा है। पर माँ, मेरा तो कोई ग्राहक ही नहीं है।
तू अपना काम ईमानदारी से कर बेटा, भगवान सब देख रहा है। अगली सुबह रोहन अपने ढाबे की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने रतन सिंह के ढाबे को देखा और वो हैरान रह गया। बाप रे, इतनी भीड़! आखिर इसका ढाबा इतना चलता कैसे है? मुझे देखना होगा। जी, ये क्या है? इतनी मक्खियां और ये तेल है या काला नाले का पानी? रतन सिंह की रसोई में गंदगी का अंबार था। पुराने और सड़े हुए मसाले धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही थी। इतनी गंदगी और मिलावट, और फिर भी लोग यहाँ खा रहे हैं। क्या बे? जी, वो यहाँ क्या ताका झाकी कर रहा है बे? अपने ढाबे पे तो मक्खी मार रहा है, यहाँ क्या हमारे बापू से खाना बनाना सीखने आया है? रोहन बिना कोई जवाब दिए वहां से चुपचाप निकल गया। जाती जाती उसने देखा कि जो ग्राहक कल उसके ढाबे पर आई थी वो भी उसी गंदगी में बैठकर मजे से खा रही थी। रोहन बिना कोई जवाब दिए वहां से चुपचाप निकल गया। जाती जाती उसने देखा कि जो ग्राहक कल उसके ढाबे पर आई थी वो भी उसी गंदगी में बैठकर मजे से खा रही थी। रोहन उदास मन से अपनी साफ सुथरी रसोई में आता है और स्लैब साफ करने लगता है। अगर मेरा धंधा ऐसे ही ठप रहा तो मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रोहन के ठीक पीछे एक बड़ा और भारी पतीला अपने आप शेल्फ से नीचे गिर पड़ा। कौन है? रसोई में कोई नहीं है सिवाय उस गिरे हुए पतीले के। ये हवा भी नहीं चल रही, तो ये पतीला कैसे गिरा? पतीला गिरने की आवाज ने रोहन के रोंगटे खड़े कर दिए थे। शायद ठीक से रखा नहीं होगा। रोहन के सामने एक अधेड़ उम्र की आदमी की परछाई खड़ी थी। बेटा जी, ऐसे पानी वाला फीका खाना खिलाओगे तो ये ढाबा कैसे चलेगा? कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? डरो मत बेटा, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं मोहन हूं। किसी जमाने में इसी जगह पर मेरा भी ढाबा हुआ करता था। मोहन, आप तो वही मोहन काका हो ना जिनके बारे में मेरे पिताजी बता रहे थे। पर क्या? पर आप तो गुजर चुके हो ना काका। आप भूत बनकर यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि ऊपर वाले के दरबार में देर है बेटा, अंधेर नहीं। मृत्यु लोक से कोसों दूर यमलोक के दरबार में न्याय का तराजू रखा जा रहा था। महाराज, मुझ गरीब के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं ईमानदारी से अपना ढाबा चला रहा था। हम जानते हैं मोहन, तुम्हारे पुण्यों का खाता बहुत बड़ा है। तो फिर मुझे ये सजा क्यों मिली प्रभु? उस पापी रतन सिंह ने मेरे ढाबे को बंद करवाने के लिए मेरे खाने में मिलावट करवा दी। गांव वालों ने मुझे जलील करके निकाल दिया और मैं गरीबी में घुट घुट कर मर गया महाराज। ये सत्य है महाराज, रतन सिंह ने छल का सहारा लिया था। महाराज, अब वो वही नीच हरकत एक और सीधे साधे लड़की रोहन के साथ करने जा रहा है। उसने मुझे बर्बाद किया, पर मैं उस मासूम लड़के को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे बस कुछ दिनों के लिए धरती पर जाने की मोहलत दे दीजिए भगवान। असंभव महाराज, मृत्यु लोक के नियमों के अनुसार मृत्यु के पश्चात किसी आत्मा का पुनः धरती पर लौटना विधान के विरुद्ध है। रुकिए चित्रगुप्त, नियम तोड़े नहीं जाते, परंतु अन्याय को रोकना ही सबसे बड़ा विधान है। रतन सिंह के पापों का घड़ा अब छलकने लगा है। मोहन, न्याय का चक्र घूमने का समय आ गया है। तुम्हें कुछ समय दिया जाता है। जाओ और उस बालक का मार्गदर्शन करो, परंतु याद रहे, तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, केवल सत्य का मार्ग दिखाओगे। जो आज्ञा महाराज, सत्य की ही जीत होगी। मैं यमराज जी से मोहलत मांग कर आया हूं बेटा। सच में मेरी मदद करने आए हैं? हाँ,
मैं 2 दिन से देख रहा हूं बेटा, तुम्हारी नीयत एकदम साफ है, सोने की तरह खरी, पर तुम्हारा धंधा करने का तरीका एकदम गलत है। गलत? गलत कैसे काका? बेटा जी, व्यापार वो नहीं चलता जहां मालिक अपनी पसंद की चीजें बनाकर बेचे। व्यापार तो वो चलता है जहां ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखा जाए। लेकिन मैं तो उन्हें पौष्टिक खाना दे रहा हूं ना। अरे बेटा, ये शहर का एसी कमरा नहीं, ये गांव है। यहाँ किसान और मजदूर दिन भर खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। तो उन्हें तुम्हारा वो उबला हुआ विदेशी खाना नहीं चाहिए लल्ला। उन्हें चाहिए भरपूर ताकत, देसी घी से लथपथ रोटियां, झन्नाटेदार तड़के वाली दाल और मसालेदार कढ़ाई पनीर। मोहन काका की बात सुनकर रोहन गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि उसकी गलती कहाँ थी। देसी घी और तड़का, मुझे घर जाकर इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रोहन ढाबे पर पहुंच गया। काका, ओ काका, कहाँ हो आप? यही हूं बेटा जी। कहो, क्या सोचा रात भर? मैंने फैसला कर लिया है काका, मैं अब वही बनाऊंगा जो गांव वालों को पसंद है, एकदम देसी खाना। शाबाश, यही सही व्यापार है। पर काका, एक परेशानी है, रतन सिंह भी तो वही सब बेच रहा है, फिर मैं अलग क्या करूंगा? लोग मेरे पास क्यों आएंगे? बेटा, तुम्हारा स्वाद और तुम्हारी ईमानदारी अलग होगी। वो अपनी रसोई में गंदगी और मिलावट परोसता है, तुम उन्हें एकदम शुद्ध, ताजा और प्यार से बना खाना खिलाओगे। चलो, बातें बहुत हो गई, चूल्हा जलाओ। उस दिन रोहन की रसोई में एक अलग ही रौनक थी। एक अदृश्य गुरु अपने शिष्य को देसी खाने का जादू सिखा रहा था। अरे रुक, ये क्या चम्मच से घी नाप रहा है? और डाल, खुल के घी डाल। इतना सारा घी, काका पेट खराब नहीं होगा? अरे मेरे अंग्रेज बाबू, ये गांव के किसान हैं, फावड़ा चलाते हैं, ये पत्थर भी पचा लेते हैं। घी से मत डर। जी काका। और हाँ, वो मसाले जो कूट कर रखे हैं उन्हें जान लगाकर भून। जब तक मसालों की खुशबू सड़क तक न जाए तब तक मजा नहीं आएगा। पसीने से लथपथ रोहन ने उस दिन बेहतरीन तड़के वाली दाल और शुद्ध देसी घी का पालक पनीर तैयार किया। खाना तो एकदम गजब बन गया काका, खुशबू भी कमाल है। पर क्या? पर बाहर तो कोई ग्राहक ही नहीं है, कुर्सियां आज भी खाली हैं। अरे तो अंदर क्या शक्ल देख रहा है? जा बाहर, आवाज लगा और खींच कर ला लोगों को। मैं कैसे बुलाऊं? जैसे एक व्यापारी बुलाता है। जा मुन्ना। भैया जी, ओ भैया जी, जरा सुनिए। क्या है भाई? आइए ना, ढाबे पर नया मेन्यू तैयार किया है आज, एकदम शुद्ध देसी घी का पालक पनीर और दाल तड़का। एक बार खाकर तो देखिए। अरे नहीं भाई, माफ कर, कल ही तेरे ढाबे का वो पानी वाला फीका खाना खाया था, आज नहीं। मैंने सब बदल दिया है भैया, एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, बस एक बार चख लीजिए। और हाँ, अगर खाना पसंद ना आए तो एक भी पैसा मत देना। पैसे नहीं लेगा? पक्की बात? पक्की बात भैया। चल भाई, जब पैसे ही नहीं लगने तो चखने में क्या बुराई है। रोहन उन्हें अंदर ले जाता है और गर्मा गर्म खाना परोसता है। दोनों ग्राहक रोटी का पहला निवाला पालक पनीर के साथ मुंह में रखते हैं। महाराज, बालक रोहन की मेहनत सफल हुई, स्वाद और ईमानदारी की जीत हो रही है। मेहनत और शुद्ध नियत से पकाया गया भोजन स्वर्ग के अमृत के समान होता है चित्रगुप्त। आज मृत्यु लोक में उस बालक ने अपने भाग्य की नई रेखा खींच दी है। अब रतन सिंह के छल का महल ढहने का समय निकट आ गया है। वाह भैया वाह, क्या गजब का स्वाद है, मजा ही आ गया।
कसम से लल्ला, उंगलियां खाने का मन कर रहा है। रतन सिंह का ढाबा तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ तेल पिलाता है हमें। भैया पैसे तो हम पूरे देंगे, और सुन, कल से मैं अपने बाकी दोस्तों को भी यहीं लेकर आऊंगा। तेरा खाना नंबर 1 है। कहा था ना बेटा, ईमानदारी का स्वाद सिर चढ़कर बोलता है। बस ऐसे ही मेहनत करता जा। काका, क्या हुआ लल्ला, अब क्यों रोने जैसी शक्ल बना रखी है? काका, मेरे मन में एक सवाल है। इस गांव में